हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं मित्र। LTGIC के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं मित्र सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं सल्तनत कालीन राजस्व व्यवस्था। राजस्व क्या क्या व्यवस्था था, तो आइए हम लोग देख लेते हैं राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो ठीक है दोस्त, आइए देख लेते हैं। भारत में तुर्की सुल्तानों की आर्थिक नीति मुस्लिम कानून विदों को हनफी विचारधारा के वित्तीय सिद्धांत के ढांचे पर थी। इसे तुर्की सुल्तानों ने गजनवियों से लिया था। इस्लामी अर्थव्यवस्था संबंधी सिद्धांत बगदाद के मुख्य काजी अबू याकूब द्वारा लिखित किताब उल खराज में लिपिबद्ध है। सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर थे। पहला है उस्र कर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर का 5% से 10% होता था दोस्त। दूसरा खराज, यह गैर मुसलमानों पर भूमि कर का 1/3 से 1/2 भाग लिया जाता था दोस्त। अगला खुम्स है लूट, खानों अथवा भूमि के गड़े हुए खजानों से प्राप्त धन जिसके 1/5 भाग पर राज्य का अधिकार था। शेष 4/5 भाग पर सैनिकों का अधिकार होता था। फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर शेष सभी ने अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग अपने लिए रखा था। अगला है ज़कात। मुसलमानों पर धार्मिक कर 2.5% तक होता था। उन्हीं की भलाई के लिए व्यय किया जाता था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, जिसके बदले में उनके जीवन तथा संपत्ति की रक्षा होती थी तथा वे सैनिक सेवा से मुक्त कर दिए जाते थे। स्त्रियां, बच्चे, भिखारी, पुजारी, साधु आदि इस कर से मुक्त थे। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, जो पहले इस कर से मुक्त थे। सर्वप्रथम जजिया भूमि राजस्व के साथ वसूल किया जाता था। बाद में यह एक पृथक कर हो गया। राज्य की भूमि 4 भागों में विभक्त थी। दान में दी गई भूमि लगान मुक्त अनुदान भूमि थी। मुक्तियों अथवा प्रांतपतियों के अधिकार में एकता भूमि थी। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला आइए देख लेते हैं मित्र। आगे देख लेते हैं। अधीनस्थ हिंदू राजाओं के स्थापत्य में तथा खालसा भूमि में भी था। अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने अतिरिक्त किसी भी सुल्तान ने भूमि की पैमाइश करके लगान लेने की पद्धति नहीं रखी, बल्कि पैदावार अनुमान करके ही लगाने की निश्चित कर दिया जाता था। बलवन के इक़्तिदारों की देख रेख के लिए एक कदम उठाया। उसने महत्वपूर्ण प्रांतों पर अपने पुत्रों को गवर्नर के रूप में नियुक्त किया और ख्वाजा के पद पर सृजित किया। इस प्रकार बलवन ने प्रांतों में सीमित रूप से द्वैध शासन की व्यवस्था की। मुक्ता एक प्रभारी था, ख्वाजा उसका अधीन अधिकारी था। सल्तनत कालीन कृषि योग्य भूमि को कर निर्धारण की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया था। खालसा, जो कि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी, जिसे वसूल करने के लिए किए जाने वाले लगान को सीधे केंद्रीय राजकोष में जमा किया जाता था। दूसरा था सुख। दिल्ली सल्तनत के आसपास क्षेत्रों में खालसा के अधीन थे, जिसे राजस्व नगद में अख्ता या इक्ता कहा जाता था दोस्त। इसे तो ये नगद है। सैनिकों के बदले असैनिक अधिकारियों तथा अमीरों को आमंत्रित किया जाता था। इक्ता या अख्ता अरबी भाषा का शब्द है। प्रारंभ में इस प्रथा के अंतर्गत भूमि विशेष खंडों के राजस्व का अधिकार सैनिकों को उनके वेतन के बदले दिया जाता था दोस्त। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला है मित्र दिल्ली के सुल्तानों में इल्तुतमिश ही पहला सुल्तान था, जिसने भारत में सामंती प्रथा को खत्म करके दूर दराज के क्षेत्रों में केंद्र को जोड़ने के लिए एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश के समय एकता की 2 श्रेणियां थी दोस्त। खालसा भूमि, जो बाहर प्रांतीय स्तर की एकता को से उच्च वर्ग के अमीरों को ही दी जाती थी, जिसके
पास राजस्व संबंधी एवं प्रशासकीय दोनों अधिकार होते थे। इस तरह की इक्ता प्राप्त व्यक्तियों को मुक्ता कहा जाता था। गांवों को जोड़कर बनी छोटी इक्ता जिसे सुल्तान अपने सैनिकों को वेतन के रूप में देता था, यह खालसा भूमि की अंग होता था। इक्तादारों को राजस्व संबंधी एवं प्रशासनिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। बलवन ने इक्ता को जीवन भर के लिए प्रदान करने, अपने उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने पूर्व प्रतिबंध लगा दिया था। इक्तादारों पर निगरानी रखने के लिए 1279 में ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की। अगला देख लेते हैं दोस्त, आइए आगे। अलाउद्दीन ने इक्ता को सीमित विस्तार पर रोक लगाने का प्रयास किया। उसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। मोहम्मद बिन तुगलक इक्ता व्यवस्था में सुधार करते हुए इक्ता तथा वली से राजस्व से हुई समस्त अधिकार वापस लेकर वली उल खराज नामक एक नए अधिकारी को दे दिया। फिरोज तुगलक ने इक्ता व्यवस्था में पुनः परिवर्तन करके इक्ताओं पर इक्तादारों को वंशानुगत अधिकार प्रदान कर दिया। इक्ताओं के हस्तांतरण पर रोक लगा दी तथा सैनिकों को पुनः इक्ताओं या भूमि अनुदानों के रूप में वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। फिरोज तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक इक्ता अनुदान भूमि प्रदान की गई। सल्तनत काल में भू राजस्व निर्धारण के मुख्य 3 तरीके प्रचलित थे। पहला बटाई, जिसमें वास्तविक उपज में से राज्य के हिस्से का निर्धारण किया जाता था। बटाई प्रणाली के विभिन्न नामों से जाना जाता है। दोस्त आइए देख लेते हैं अगला। बटाई भूमि को विभिन्न नामों से जाना जाता था। तो पहला क्या है दोस्त? पहला है किस्मत ए गल्ला, गल्ला बख्शी अथवा हांसी आदि नामों से पुकारा जाता था। मसाहत, इससे भूमि की पैमाइश के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था। इस प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। मुक्तई, यह लगान निर्धारण की एक मिश्रित प्रणाली थी। यह हिस्सा वाट प्रणाली पर आधारित थी। दिल्ली सल्तनत के स्थापित होने पर आय का स्रोत लूट तथा जीते हुए राज्य से मिलने वाला राज्य कर था। दोस्त मोहम्मद गोरी ने भारत में इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने उसे ठोस रूप प्रदान किया। कर निर्धारण के तरीकों में अत्यधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन अलाउद्दीन के शासनकाल में हुआ। उसने भूमि की वास्तविक माप पर जोर दिया। लगभग राज्य का संपूर्ण केंद्रीय भाग पैमाइश द्वारा कर निर्धारण के अधीन था। अलाउद्दीन ने राजस्व बकाया की वसूली के लिए विजारत की एक शाखा स्थापित की, जिसे मुस्खराज कहा था। गयासुद्दीन तुगलक ने पैमाइश का तरीका छोड़कर दोबारा बटाई प्रथा वास्तविकता के आधार पर उत्पादन लगान निर्धारित करने का आदेश जारी किया। उसने खुद और मुकद्दमों को पुनः कुछ रियायतें दी। गयासुद्दीन ने किसानों की भलाई के लिए यह निश्चित किया कि एक वर्ष में लगान का 1/11 से 1/10 भाग से अधिक न बढ़ाया जाए। गयासुद्दीन पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई थी। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण साम्राज्य को एक ही कर व्यवस्था के अंतर्गत ले आया जो दोआब में प्रचलित थी। उसने कृषकों को सोंधर या तकावी ऋण प्रदान किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण राज्य की आय व्यय का लेखा तैयार कराया तथा 3 वर्ष के लिए अन्वेषण कृषि का फार्म खोला। फिरोज तुगलक ने तकावी ऋणों को माफ कर दिया तथा बहुत से कृषि करों किस्मत महादिसात अवबाब को समाप्त कर दिया। उसे चराई गृह कर भी समाप्त कर दिए। फिरोज के काल में जजिया भूमि कर से अलग कर के रूप में वसूल किया जाने लगा। उसने सिंचाई कर,
हक ए सर्व भी लिया, जो सिंचित भूमि के उत्पादन का 10वां भाग था। उसने बहुत से फलों के बाग, 1200 बाग लगवाए तथा बहुत सी नहरें खुदवाई। इसमें राजस्वही तथा उलूग खानी प्रसिद्ध है। अगला देख लेते हैं दोस्त आगे। आइए सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान सैनिक की भांति कार्य करना प्रारंभ किया। अगला इंसा ए मुमालिक पत्राचार विभाग का प्रधान था। रसालत ए मुमालिक विदेश विभाग का प्रधान था। वकील ए दर शाही महल एवं सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं का प्रबंध करता था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करता था। सर ए जादार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान था। अमीर ए बहर आंतरिक नौकायन तथा जल मार्गों का नियंत्रण करता था। अमीर ए मजलिस सभाओं एवं दावतों जैसे विशेष उत्सवों का प्रबंध करता था। मुस्तैकी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक राज्य के खर्चों की जांच करता था। दोस्त आगे देख लेते हैं भैया। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार अकाउंटेंट राज्य की आय के संबंधित था। दीवान ए रिसालत बाजार पर नियंत्रण रखता था। सहना ए मंडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाजार मूल्य नियंत्रण बाट माप की जांच करता था। मजूमदार आय व्यय को ठीक करना। मुस्तस्विब लोगों के आचरण पर नजर रखता था। मुतशर्रिफ शाही कारखाने को देखभाल करता था। बरीद ए मुमालिक सूचना दाता एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सद्र ए सुदूर धर्म संबंधी कार्यों का प्रमुख था। खाजिन राजकीय आय को संग्रहित करता था। काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख था। मुक्ति धर्म की व्याख्या करता था। अमीर ए दाद बड़े नगरों का मजिस्ट्रेट था। कोतवाल शहरों में शांति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।